नमस्कार, मैं योगेश राणा। दो सवाल है। पहला, क्या बीजेपी यूसीसी पर पीछे हट रही है? और दूसरा, क्या यूसीसी बीजेपी का बस एक चुनावी एजेंडा भर है? ये दो सवाल मेरे नहीं है, ये दो सवाल जन्मे हैं हाल के कुछ बयानों से और परिस्थितियों के कारण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी पर फैसला जल्द लिया जाएगा, पर जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कही है। पुष्कर सिंह धामी ने एक और बात कही है जिस पर बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जनजातीय समुदाय के अधिकार को लेकर भी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रुख साफ किया जाएगा। एक और घटना, एक और बयान जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 3 जुलाई को यूसीसी को लेकर कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की एक अहम बैठक हुई। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए। इस बैठक में लॉ कमीशन भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बहुत ही जोर देकर कहा कि यूसीसी को देश के आदिवासी समुदाय से अलग रखा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह बात बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते हैं, और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि इस कानून से आदिवासी समाज को अलग करना चाहिए। यानी वो एक घर में 2 कानून की ही तो बात कर रहे हैं। फिर यह कॉमन सिविल कोड कैसे रह जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूसीसी अभी लागू नहीं होने वाला है। बीजेपी इस पर एक बार फिर से मंथन कर रही है। यह मंथन शुरू हो चुका है। इसके पीछे बहुत से ठोस कारण हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। आप कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी करीब 10.4 करोड़ है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना का है, इसीलिए यह कुछ बढ़ ही गया होगा। एक अनुमान है कि यह संख्या मौजूदा समय में 13 करोड़ के करीब पहुंच गई होगी। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से ज्यादा जातीय समूह अनुसूचित जनजाति के तौर पर अधिसूचित है। देश में 2/3 से ज्यादा आदिवासी 7 राज्यों में रहते हैं, और ये 7 राज्य बीजेपी की राजनीति के केंद्र है, बीजेपी की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2/3 से ज्यादा आदिवासी समाज की आबादी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों सिक्किम, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी आदिवासी समाज की आबादी बहुत अधिक है। नागालैंड और मेघालय में तो 86% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। अब देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही है कि आदिवासी समाज यूसीसी को लेकर स्वीकार करने के लिए इसको तैयार नहीं है। इसमें वो प्रदेश भी शामिल है जहां पर बीजेपी की सरकार है। मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी के सहयोगियों का विरोध शुरू हो गया है। मिजोरम विधानसभा में इसी साल 14 फरवरी को सर्वसम्मति से यूसीसी को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित हुआ है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 6-7 साल में बीजेपी ने देश में आदिवासी समाज के वोट को लेकर तरह तरह की साधना की है और साधना करती रही है और कर रही है। इसके बाद भी बार बार रिपोर्ट और सर्वे सामने आते हैं कि आदिवासी समाज बीजेपी को उतना वोट नहीं करता है जितना बीजेपी को लगता है कि वोट करना चाहिए, खासकर विधानसभा के चुनाव में। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी आदिवासी समाज को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती है। आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कॉमन सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती है। जैसे एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है, या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है। असम, बिहार और उड़ीसा में कुछ जनजातीय उत्तराधिकार के परंपरागत कानूनों का पालन करती है। मेघालय में कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक सिस्टम है। इसके चलते यहाँ संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। गारो जनजाति का कोई पुरुष खासी जनजाति की लड़की से शादी करता है तो उसे लड़की के घर पर ही रहना पड़ता है। कुछ नागा जनजातियों में महिलाओं को संपत्ति विरासत में देने या जनजाति के बाहर शादी करने पर प्रतिबंध है। और भी बहुत सी परंपराएं हैं। विस्तार से अगर बात करें तो बात लंबी हो जाती है, लेकिन इस समुदाय के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विरासत और विरासत को सौंपने के अलग अलग नियम, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विधान हैं, जिसका यह समाज सदियों से निर्वहन करता रहा है।
अब बीजेपी यूसीसी को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर हवा देने का काम तो कर सकती है, वो इसको लागू कर कांग्रेस को बड़ा लाभ नहीं पहुंचा सकती है। वह खुद संकट में नहीं आ सकती है चुनावी गणित के तौर पर, क्योंकि मुसलमान तो पहले से ही इस कानून के खिलाफ है। अगर आदिवासी भी नाराज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका लाभ कांग्रेस को ही अधिक होगा, खासकर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आदिवासी समाज पूर्व में देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस को वोट करता रहा है। इसीलिए बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, खासकर कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव से पहले, और इन प्रदेशों में आदिवासी समाज के वोट का बड़ा महत्व है। यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि इस कानून में आदिवासी समाज के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आदिवासी समाज बीजेपी को कितना वोट करता है और यह कानून लागू होने पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर बात करने से पहले कुछ और तथ्यों पर ध्यान दे लेना चाहिए। बीजेपी के गठन से पहले ही भारतीय जनसंघ ने 1967 के आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को शामिल किया था। अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई और यूसीसी की मांग भी बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा बन गई और इसके बाद बनती चली आई। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसे शामिल किया। इससे पहले भी बीजेपी लगातार यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती रही है। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने 3 बड़े सपने देखे हैं। एक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, जो कि पूरा हो चुका है। 2, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो कि हो रहा है। और तीसरे नंबर पर आता है देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना। पिछले 1.5 साल से बीजेपी अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सत्ता है, उन राज्यों के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले महीने 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर देश की जनता और संस्थाओं से विचार मांगने की शुरुआत की है। उसको देखते हुए यह माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी को लागू कर देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो यह घोषणा कर रखी है कि 30 जून के बाद कभी भी कानून को लाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई थी। इसकी मुख्य वजहों में से एक वजह आदिवासी वोट का बीजेपी को उस तरीके से न मिलना था जिस तरीके से बीजेपी को उम्मीद थी। इन चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। मध्य प्रदेश की 30 विधानसभा सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है और 2013 में भाजपा ने इनमें से 59 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में 34 सीटें ही जीत पाई थी। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से केवल 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस 25 सीटें जीत गई थी। इसी साल गुजरात विधानसभा में जो इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने एसटी रिजर्व 27 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की। राजस्थान में एसटी के लिए 25 सीटें रिजर्व है। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। अब फिर इनमें से कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसीलिए बीजेपी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो 3 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें आदिवासियों को नाराज बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासी समाज के प्रभाव वाली सीटों पर अच्छा स्कोर करती रही है। देश में कुल 543 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। 47 सीटें ऐसी है जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी ने 19 के चुनाव में कुछ सुधार किया और इन 47 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को यूसीसी के नाम पर किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकती। यही कारण है कि बीजेपी यूसीसी पर अपने तेवर को कुछ नरम करती हुई दिख रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। अब यूसीसी 2024 से पहले कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। बाकी समय के साथ उत्तर मिल ही जाना है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहें मेरे साथ।